हेलो एवरीवन। आवाज़ आ रही है? ऑडियो क्लियर है? हेलो, ऑडियो क्लियर है सबका? ओके, ठीक है। मिसलेनियस अरुणिता, हाँ मिसलेनियस भी करेंगे। ठीक है, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक है, वो आप लोग ट्राई कर सकते हो। धीरे धीरे करके हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी कुछ प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस दिया था आपको करने के लिए, याद होगा, है ना। तो ये वो प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चंस हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 0 to 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। क्या आया था आंसर? फर्स्ट का आंसर क्या आया था? किसी ने कंप्लीट किया? फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है किसी का? मॉड साइन एक्स 0 to 2 पाई कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 0 to 2 पाई, फर्स्ट का आंसर 4 आ रहा है किसी का? फर्स्ट नहीं हुआ। ओके, देखो कैसे करेंगे। फिर से यहां पे मॉड है ना। तो ये मॉड कहां पे हमें ब्रेक करना पड़ेगा? मॉड साइन एक्स मॉड कहां पे ब्रेक करना पड़ेगा? जहां पे मॉड के अंदर की चीज क्या होगी? जीरो होगी। तो मॉड के अंदर की चीज कहां पे जीरो हो रही है? x इक्वल टू, एक तो जीरो पे है लेकिन हमारा लिमिट 0 से 2 पाई है, तो हमें 0 से 2 पाई के बीच में देखना है कि ये मॉड कहां पे जीरो होगा। तो साइन एक्स का आपको कर्व याद होगा, है ना। साइन एक्स इस टाइप से मूव करता है। तो एक बार वो 0 0 पे होता है, फिर पाई पे होता है और फिर 2 पाई पे होता है। तो हमें 0 से 2 पाई के बीच में देखना है कहां पे जीरो हो रहा है। तो कहां पे जीरो हो रहा है? पाई पे। इसका मतलब क्या होगा कि पहले हमें मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो मॉड कहां ब्रेक होगा? तो एक पाई पॉइंट पे ब्रेक होगा। हाँ, अब देखो पाई पे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 0 टू पाई प्लस पाई टू 2 पाई, है ना। और dx यूज कर लेंगे। अब 0 से पाई के बीच में देखो साइन एक्स क्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो 0 से पाई के बीच में साइन एक्स, जब मॉड ब्रेक होगा तो साइन एक्स ही रहेगा। पाई से 2 पाई के बीच में देखो ग्राफ किस तरफ है? वाई एक्स एक्सिस के नीचे है। इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव आने के लिए हमें फिर से क्या करना होगा? तो मॉड यहां पे कैसे ब्रेक होगा? माइनस साइन के साथ। अब सॉल्व कर पाओगे अरुणिता? हो जाएगा सॉल्व। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? यहां से 2 आएगा और इस वाले पार्ट से भी 2 आएगा। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करना, देखना फाइनल आंसर 4 आना चाहिए। ठीक है, ट्राई करना। अगर कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में बताना कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरुणिता समझ में आ गया कि क्या करना है? ठीक है, तो मॉड कैसे ब्रेक होगा ये चीज हमें बस समझना है कि हमें इंटीग्रेशन हम क्या हम डायरेक्टली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक बार अगर ये समझ में आ गया तो हो जाएगा। एग्जाम्पल 7 में मॉड साइन एक्स में नेगेटिव क्यों लिया था? ओके, देखो एग्जाम्पल 7 यहीं पे है, ये वाला, है ना। तो यहां पे जब हमने किया था, तो देखो मैं इसको फिर से कर देता हूं। यहां भी वही चीज है। ठीक है, यहां भी हमें करना क्या है कि पहले देखना है कि मॉड के अंदर की चीज कहां पे जीरो होगी, क्योंकि मॉड जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे। तो हमारा जो cos x का कर्व होता है वो कैसा होता है? ऐसा होता है। हमें 0 से पाई तक ही बनाना है। तो ये हमने 0 से पाई तक बनाया। अब 0 से पाई के बीच में cos x कहां पे जीरो हो रहा है? इस पाई बाई 2 वाले पॉइंट पे, है ना। तो यहां पे पाई बाई 2, इसका मतलब इस मॉड को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई। यहां तक क्लियर है अरुणिता?
ठीक है। अब 0 से पाई के बीच में देखो कर्व हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब ये मॉड क्या होगा, डायरेक्टली cos x हो जाएगा। और जब पाई बाई 2 से पाई के बीच में जाएंगे तो कर्व देखो कहां पे है, नेगेटिव साइड में है ना। तो इसका मतलब मॉड जब ब्रेक होगा तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहां पे माइनस cos x हो जाएगा। क्लियर हो गया। और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो चेक करना एक बार, लास्ट क्लास में दिया था करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 भी सेम ही टाइप का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, ब्रांच फंक्शन है। ब्रांच फंक्शन कहां पे ब्रेक हो रहा है, 0 पॉइंट पे, यानी हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, हमें -1 से 0 प्लस 0 से 1 तक ब्रेक करना पड़ेगा। और -1 से 0 के बीच में कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, तो 1 माइनस ट्वाइस एक्स dx और 1 प्लस ट्वाइस एक्स dx है ना। और बाकी अब इंटीग्रेट करना इजी है। ठीक है, कर लोगे। तो ये सिंपल बस ब्रांच फंक्शन था, इसलिए मैंने दिया था कि आप फंक्शन को ब्रेक करना सीख जाओ। ठीक है, इस वाले में भी ब्रांच फंक्शन है लेकिन उसने डायरेक्टली ब्रेक करके नहीं दिया है ना। तो मॉड फंक्शन अपने आप में ब्रांच फंक्शन होता है। तो यहां पे ब्रांच आपको खुद से डिसाइड करना है कि हमें किस पॉइंट पे ब्रेक करना पड़ेगा। यहां पे हमें ऑलरेडी इसने 0 दे रखा है, तो 0 पे हमने ब्रेक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 कितना होगा आंसर, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 किसी ने किया है। ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। सिंपल सा लॉजिक है, फॉर्मूला बहुत सारे हैं, प्रॉपर्टीज बहुत सारा है। जब तक आप ट्राई खुद से नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा इसमें से हम कौन सा प्रॉपर्टी ट्राई करें। साइन एक्स का कर्व में भी पाई से 2 पाई में कर्व नीचे जाता है, हाँ इसलिए तो यहां पे किया था रोनिता, देखो इसलिए तो हमने इसको पाई से 2 पाई के बीच में देखो नेगेटिव साइन से ओपन किया है कि नहीं, आया समझ में, क्लियर हुआ, नेगेटिव साइन से ओपन हुआ है। अरुणिता समझ में आ रहा है ना। तो नेगेटिव साइन से इसलिए ओपन हुआ है क्योंकि ये कर्व यहां पे क्या था, नीचे जा रहा था। तो जब आप कर्व प्लॉट करोगे तो ऐसा कर्व होगा, तो कर्व नीचे होगा, मॉड इसको क्या करना चाहता है, पॉजिटिव बनाना चाहता है। तो जो पार्ट नेगेटिव में होगा उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनाता है, और जो पार्ट पॉजिटिव में वो पॉजिटिव में। थर्ड किसी से हुआ, थर्ड नंबर किसी से हुआ, थर्ड नंबर विशाल, अरुणिता, ऋतुराज, अंकिता, श्रुति, किसी से हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे। 3, 5, 6 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, 3 में क्या प्रॉब्लम हो गया। पहली चीज लास्ट क्लास में क्या बताया था कि जब भी इंटीग्रेशन हो हमें सोचना कहां से है, प्रॉपर्टी 4 से। तो प्रॉपर्टी 4 यूज करो इसमें। तो जब इसमें प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे तो फिर से क्या बनेगा, देखो 0 to 1 a प्लस बी माइनस एक्स, तो x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस एक्स। जेरिफा नहीं हुआ, देखो यहां पे, तो यहां पे a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स। तो इस वाले इंटीग्रेशन में जहां जहां पे x है वहां पे 1 माइनस एक्स पुट करेंगे। तो 1 माइनस एक्स पुट करोगे तो देखो इंटीग्रेशन क्या हो जा रहा है, x बाई 1 माइनस एक्स हो जा रहा है, होगा x माइनस 1 हो गया। और जब प्रॉपर्टी 4 यूज कर चुके हो तो दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। सेम क्वेश्चन पहले भी तो किया था, लॉग वाला क्वेश्चन। तो यहां पे फिर से इसमें ट्वाइस आई करोगे तो दोनों को ऐड करोगे, ऐड करोगे तो ये लॉग में लॉग m प्लस लॉग n होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। क्लियर हुआ, कर पाओगे या नहीं। तो क्वेश्चन करने से फिर डरते क्यों हो तुम लोग। प्रॉपर्टी 4 सिंपल चीज तो बोला है कि पहले प्रॉपर्टी 4 लगाओ,
ऐड करो, देखो क्या हो रहा है, एटलीस्ट वहां तक तो पहुंचो। जब वहां तक पहुंचोगे नहीं तो फिर सॉल्व कैसे हो पाएगा? क्वेश्चन देख के बस छोड़ देते हो। 3 का आंसर 0 होगा, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम था? 3 क्यों नहीं हो रहा था? अरुणिता सही है। तो तुम्हें स्टेप्स बता दिया गया है कि करना क्या है, ठीक ना? जब तक वो चीज फॉलो नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। अभी तुम घर पे कर रहे हो तो कम से कम ट्राई तो करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा तो अभी कोई मार्क्स तुम्हारा कट थोड़ी ना रहा है। तो एटलीस्ट ट्राई करो, देखो कि कहां पे गलती हो रहा है। नहीं होगा तो फिर दूसरा अप्रोच सोचेंगे। इंडेफिनिट में हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, सब तो हमने सॉल्व किया है ना, तो फिर यहां पे सॉल्व क्यों नहीं होगा? यहां पे हमारे पास ऑलरेडी एक बेनिफिट है कि हम डायरेक्टली इंडेफिनिट में नहीं जाके पहले क्वेश्चन को सॉल्व प्रॉपर्टी से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, और कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है वो भी मैंने बता दिया है कि नहीं? तो थर्ड का आंसर, ये सब इजी क्वेश्चन है, बस देखने में ये सब टफ लगता है लेकिन क्वेश्चन काफी इजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 भी इजी है। 4 में क्या करेंगे, यहां पे ऑलरेडी फिर से हमें ब्रांच दे दिया है, तो कहां कहां पे ब्रेक होगा हमारा? एक π/2 पे और एक 3 पे। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 0 to π/2 प्लस π/2 to 3 प्लस 3 to 9 dx, है ना? किसी का ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है? बाकी लोगों का ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? सही है सबका? एक का ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, विशाल का। और किसी का ऑडियो में प्रॉब्लम? किसी और का ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, बताओ। किसी और का ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है? ठीक है विशाल, एक बार फिर से उसको क्लोज करके ओपन करो लिंक को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। ठीक है, तो फोर्थ में हमने क्या किया कि यहां पे हमने 3 पॉइंट पे ब्रेक किया हुआ है, क्लियर है? और कहां कहां पे ब्रेक हो रहा है समझ में आ रहा है? ठीक है, 5 पे आते हैं। फोर्थ का आंसर, ठीक है, जो भी आंसर है 3π/2 प्लस e⁻, हाँ सही होगा। ठीक है, तो पहले वाले के लिए हमें sin x वाला लेना है, दूसरे वाले के लिए 1 वाला लेना है, और तीसरे वाले के लिए ये वाला फंक्शन लेना है ना? तो तीनों फंक्शन में अलग अलग फंक्शन आप चूज करते जाओ, ठीक है, और उन सब पे अलग अलग वैल्यूज आप कैलकुलेट करते जाओ, है ना? तो वो सब में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर है? ठीक है, फिफ्थ में क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, 5 में हमें क्या करना है कि जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, यहां पे पहले हमें इस फंक्शन से a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना? तो जब तक आप a नहीं निकालोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमें फाइनली इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना? और इस इंटीग्रेशन में ये वाला पार्ट तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन लिमिट जब पुट करेंगे तो लिमिट हमारा a के टर्म में होगा, है ना? तो हमें a निकालना पड़ेगा, और a निकालने के लिए हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? तो यहां पे मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूं, देखो ये सब तो इजी क्वेश्चन, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? पहले वाले का इंटीग्रेशन कितना होगा? इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी? x⁻³
और 2/3 0 to a इक्वल टू ट्वाइस ए, और ये साइन क्यूब का लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन किया था, है ना। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन किया था साइन क्यूब एक्स का, याद होगा आपको कितना रहा था 2/3, है ना। बस वैल्यू पुट करो, यहां से ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है इस इंटीग्रेशन से, है ना। तो यहां से ए आ जाएगा, उसको यहां पे पुट करो, आंसर निकालो। ऑडियो किसी का ब्रेक हो रहा है और किसी का नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, शायद बफरिंग सही से नहीं हो रही होगी, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, बाकी लोगों का सही है, या फिर थोड़ा सा लैग करके देखो। विशाल थोड़ा सा पीछे करके देखोगे तो वो सही चलेगा। ठीक है, a इक्वल टू 4 आ रहा है, ठीक है, जो भी आ रहा है a इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट कर दो और वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अरुणिता सही है, क्लियर यहां तक 5 तक। ठीक है, विशाल थोड़ा सा पीछे करके देखो, कुछ सेकेंड 15-20 सेकेंड पीछे करके देखो तो सही चलेगा। 5 सॉल्व हो गया, ठीक है। तो पहले ट्राई क्यों नहीं करते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये चीजें प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे, है ना, जो प्रूफ करना है उसको अभी छोड़ दो, पहले ये देखो कि हमें ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है इस तरफ में, ठीक है। इस तरफ में हमारे पास ये इंटीग्रेशन है, तो ये इंटीग्रेशन है, तो हमें करना क्या है, सिंपली प्रॉपर्टी 4 यूज करनी है ना। प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे, a प्लस बी माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करो और फिर देखो कि आंसर आ रहा है कि नहीं। 6 हो गया 5 का, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जेरीफा 6 नहीं हुआ। 6 क्यों नहीं होगा, हमें ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो आपको सिंपली करना क्या है, बस आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो। तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड एज्यूम कर लिया, तो अगर ये हमारा आई है तो फिर से प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स आएगा, है कि नहीं। और अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड कर दो। ऐड करोगे ऊपर नीचे से टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। जेरीफा समझ में आ गया, हो जाएगा, ठीक है। 6 सबका हो गया था, बाकी लोगों का जिसका नहीं हुआ तो देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, इन सब में टाइम नहीं लगना चाहिए और इजी क्वेश्चन है ये सब एक्चुअली में, ठीक है। तो ये सब बस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें और कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपली आप प्रॉपर्टी यूज करो और आंसर निकालो, और इसमें कुछ है ही नहीं सोचने के लिए, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने एक शीट दिया था, याद है, क्वेश्चन नंबर, ये असाइनमेंट था, क्वेश्चन नंबर 7 to 10, तो 1 से लेके 10 तक हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। किसी का 1 to 10 में कोई डाउट है, हमने 1 to 10 में किसी का डाउट, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हो गया था लास्ट क्लास में, 7, 8, 9 में किसी को डाउट, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 में किसी को डाउट, आशीष। 7, 8, 9 में किसी का डाउट, विशाल क्या डाउट है, कोई डाउट है। असाइनमेंट में देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में, 1 to 10 में कोई डाउट किसी को। अरुणिता 6 नहीं हुआ, असाइनमेंट का 6 नहीं हुआ, असाइनमेंट का 6 में क्या है, e टू द पावर लैम्डा एक्स वाला, है ना, वो तो इजी था, बस वैल्यू पुट करना है। देखो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6, ए टू बी ई टू द पावर लैम्डा एक्स डी एक्स। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एफ एक्स हमारा क्या हो गया, ई टू द पावर लैम्डा एक्स। ठीक है अरुणिता, यही क्वेश्चन है। एच इक्वल टू क्या हो गया, बी माइनस ए बाई एन। ठीक है, वैल्यू पुट करो बस, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच टाइम्स एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू द पावर लैम्डा ए। एफ ऑफ बी क्या होगा, ई टू द पावर लैम्डा ए प्लस एच, है ना। एक्स की जगह पे हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, ए टू द पावर लैम्डा ए प्लस ट्वाइस एच। कौन सा क्वेश्चन है अरुणिता, ये क्वेश्चन नहीं है। ए टू द पावर लैम्डा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, सबसे देखो ई टू द पावर लैम्डा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब ब्रेक करके लिखोगे, ई टू द पावर लैम्डा ए, ई टू द पावर लैम्डा ए, ए टू द पावर लैम्डा एच प्लस ए टू द पावर लैम्डा ए टू द पावर 2 लैम्डा एच, और इस टाइप से बढ़ता जाएगा। सिक्स्थ हो गया। ठीक है, तो ये यहां से बस सिंपली ई टू द पावर लैम्डा ए कॉमन ले लो, बाकी सारा टर्म जो बचेगा वो जीपी आ जाएगा, है ना। तो उसको सॉल्व कर सकते हो। असाइनमेंट में 1 to 10 में कोई डाउट नहीं है, तो फिर आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ओके ठीक है, तो 1 to 10 में सब कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर का बेसिक स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी वो सब कुछ कर चुके हो आप लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो, लिखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, बताओ वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए, आप क्वेश्चन देख के आंसर कर सकते हो। बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ कितना होगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा आंसर। अरुणिता, जेरिफा, आशीष, विशाल, और अंकिता, ऋतुराज, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा आंसर 1 का। जल्दी आंसर बताओ, इतना टाइम क्यों लग रहा है। क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी 4 नहीं है, सिंपली प्रॉपर्टी 4 यूज करना है। किसी से नहीं हुआ। फर्स्ट का π/4 सही है, तो इतना टाइम क्यों लगा। नेक्स्ट करो जल्दी से, बाकी लोग
जेरिफा, क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी सॉल्व करो। नहीं हो रहा है? किसी का नहीं हुआ? बाकी लोग क्या हो रहा है? किसी का हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना है? π/4। यहां पे दिख रहा है जब प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे तो ऊपर वाला कॉस में चेंज हो जाएगा और नीचे वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ऊपर नीचे का टर्म कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये सिंपली 0 to π/2 dx लिखा हुआ है और डिवाइड करोगे तो π/4 आ जाएगा। सेकंड का आंसर सेकंड जल्दी। 5 तक करो। ऋतुराज π/4 सही है। नेक्स्ट करो जल्दी से। सिंपली प्रॉपर्टी 4 यूज करना है और कुछ भी नहीं, बस इतना सा काम करना है। अब या तो प्रॉपर्टी 4 समझ में नहीं आया कैसे हो रहा है, ठीक है, इसलिए टाइम लग रहा है, या नहीं हो रहा है जिन लोगों का। बाकी लोग कौन कौन हैं? अरुणिता, विशाल, ऋतुराज, अंकिता, आशीष, जेरिफा, जयश्री, और किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है? सब में प्रॉपर्टी 4 यूज करना है। सेकंड वाले का भी कितना होगा? π/4। यहां पे दिख रहा है sin टू द पावर n है, तो ये cos टू द पावर n में चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाले टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये इंटरचेंज करेगा प्लेस को, ऐड करोगे दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर से π/4 आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड में किसी को डाउट? अरुणिता 2 π/4 बहुत लेट से निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में इजी करने के लिए जो कॉट वाला पाई, हाँ जेरिफा सही है, जो कॉट वाला पार्ट है इसको पहले साइन कॉस में चेंज कर लो, ठीक ना। तो इसको जब आप साइन में कॉस में चेंज करोगे तो ये इंटीग्रेशन आपको इस टाइप से दिखाई पड़ेगा। याद है आपको कि जब हमने डेफिनेट भी इनडेफिनेट वाला पार्ट भी कर रहे थे तो वहां पे भी हमने बोला था कि जब भी कॉट का टर्म या कॉस से कुछ और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आता है तो साइन कॉस में चेंज करके उसको आप सॉल्व कर लो, है ना। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? साइन एक्स और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर से प्रॉपर्टी 4 यूज करके सॉल्व करोगे तो फिर से आंसर कितना आएगा? π/4। 3 का π/4 सही है। तो ये सारा क्वेश्चन, ये सब इक्वेशन आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि सबका आंसर π/4 होने वाला है, क्योंकि सारा टर्म ये वाला पार्ट जो है ये सब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये सब क्वेश्चन अगर हम इनडेफिनिट में करेंगे तो ये सब क्वेश्चन इनडेफिनिट में सॉल्व नहीं होता है, ठीक ना, लेकिन हम डेफिनिट में सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने की जरूरत नहीं है, ये एक चीज हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल में किया था, याद होगा आपको, याद है कितना था इसका आंसर? कॉपी में देखो प्रीवियस लेक्चर में या उसके पहले वाले लेक्चर में -π/2 ln2 ऐसा कुछ आया था, है ना। तो ये बस रिवाइज करने के लिए कि ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और कैसे सॉल्व हो रहा है वो चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5th करो, 4th करने की जरूरत नहीं है, 4th हम लोग क्लास में कर चुके हैं, वो बस मैंने रिजल्ट देखने के लिए आपको दिया था कि ये रिजल्ट होता है, कैसे सॉल्व करना आप एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना। जेरिफा सेकंड का
π/4 सही है। फिफ्थ ट्राई करो। अब फिफ्थ में देखो क्या है कि ये भी कुछ इसी तरह का है ना। तो जब भी आपको लॉग में कोई इंटीग्रेशन दिया रहे, ठीक है, लॉग के साथ कोई टर्म रहे और इस टाइप से साइन कॉस का टर्म रहे, ठीक है ना, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरीके से इसको कन्वर्ट करके हम अगर इसमें लेके आ पाए, है ना, साइन लॉग साइन एक्स के टर्म में लेके आ पाए, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया है क्लास में, इसकी वैल्यू इतनी होती है। तो देखो हम यहां पे ट्राई करते हैं कि 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद होगा आपको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। हाँ जरीफा सही है। फोर्थ अभी नहीं करना है, फिफ्थ देखो, तो फिफ्थ में कॉस एक्स की वैल्यू यहां पे ये होती है, ठीक है। और हाँ जरीफा सही है, थर्ड का ये आएगा। ठीक है, तो फोर्थ में देखो cos x का फॉर्मूला हमारे पास ये था और एक ये फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, है कि नहीं। तो ये दो फॉर्मूला हमारे पास थे। अब यहां से देखो 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स इस वाले फॉर्मूले से डिराइव करके लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो यहां से अगर इसको आप चेंज करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 1/2 लॉग 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख पाएंगे, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये हमारा आई है और इसी को अब हम यहां पे लॉग से ब्रेक कर सकते हैं। तो लॉग से ब्रेक करोगे तो ये कितना दे देगा, log 2 0 to पाई log 2 dx प्लस 0 to पाई log ऑफ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। यहां तक क्लियर है सबको, है ना। लॉग में यहां पे स्क्वायर का टर्म है, तो इस स्क्वायर को हम बाहर निकाल के यहां पे मल्टीप्लिकेशन में लेके आ सकते हैं, है ना। तो इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में यहां पे लिख दिया। अब देखो हमें ये इंटीग्रेशन की वैल्यू पता है, ठीक है, लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें पता है और हमें यह भी पता है कि इसमें जब हम आई यूज करोगे तो वो प्रॉपर्टी 4 यूज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, log cos x dx भी बन जाएगा और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, सेम ही होगी। तो log sin x बाई 2 फिफ्थ का माइनस पाई log 2, देखो कर रहे हैं ये टर्म आएगा, है ना। अब यहां पे देखो, यहां पे हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो यहां पे x बाई 2 दिया हुआ है, तो पहले x बाई 2 को t सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। तो x बाई 2 को t सब्स्टिट्यूट करोगे तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx इक्वल टू 2 dt, ठीक है। तो यहां पे पुट करो dx इक्वल टू 2 dt और जब यहां पे पुट करेंगे तो ये कितना दे देगा, ये वाला वैल्यू कितना हो गया, पाई log 2 प्लस 2 log cos t और dx के जगह पे 2 टाइम्स dt, तो ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 dt, है ना। और लिमिट की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 0 to पाई बाई 2 और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें यहां पे ऑलरेडी पता है, माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट तो पाई log 2 है प्लस 4 टाइम्स इसकी वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, माइनस पाई बाई 2 ln 2, है ना। ये सब भी क्या है, ln ही है, ये सब भी ln ही है, ये log भी है तो वो ln ही लेके चल रहा है, ठीक है। यहां पे सॉल्व करोगे तो ये दोनों टर्म कितना हो गया, कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर कितना जाएगा, माइनस पाई ln 2, ठीक है। तो अरुणिता सही है तुम्हारा, माइनस पाई ln 2 होगा। क्लियर है सबको। तो इस तरीके से हम बस प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। जब भी आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो सिंपली आपको प्रॉपर्टी 4 से ट्राई करो और क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो। क्लियर। तो ये था प्रीवियस लेक्चर का कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। इस पे अभी शीट में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, ठीक है। अभी हमारे पास शीट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उस क्वेश्चंस को करेंगे तो फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक मिनट, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है डेफिनिट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ, लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्या होगा कि हमें यह देखना है कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है ना। और इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमने स्टार्ट किया था, है ना, तो जो हमने स्टार्ट किया था सबसे पहली चीज वो यही था कि इंटीग्रेशन हम लोग किस लिए यूज करते हैं, एरिया कैलकुलेट करने के लिए, है ना। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं, इंटीग्रल और इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो हमारा बेसिकली अप्रोच अभी तक में यही होगा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, और हम a से b तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको सिंपली हमें क्या लिखना है, a टू b fx dx। ठीक है ना, इसको अगर हम y इक्वल टू fx से जूम कर रहे हैं तो, और जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो जो क्वांटिटी हमें मिलेगा, है ना, हमें यह पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है, रियल नंबर देता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां पे जो क्वांटिटी हमें मिलने वाली है वो क्वांटिटी एक्चुअली में क्या होगा, यही एरिया होगा, है ना। तो यहां पे जो आपको क्वांटिटी मिलेगी, है ना, और ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होगी, रियल नंबर होगा, है कि नहीं। और यही क्वांटिटी हमें एक्चुअली में क्या देगा, एरिया ऑफ एफ एक्स फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। लेकिन यहां पे अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो जो हमने ड्रॉ किया है, तो इस ग्राफ को लिख लो पहले, इतना लिख लो, इतना पहले। ठीक है, तो यहां पे आप अगर ग्राफ को ध्यान से देखो तो हमने इस कर्व को एक्स एक्सिस के ऊपर ही प्लॉट किया है ना, इसको हमने एक्स एक्सिस के नीचे प्लॉट नहीं किया। तो ये एरिया कब देता है, और यही चीज हमने पहले भी इस चीज को पॉइंट आउट किया था। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट लिखना है कि इंटीग्रेशन a टू b fx dx, इंटीग्रेशन a टू b fx dx will give the area of fx only when fx is above the x एक्सिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी चीज को अगर आप लिखोगे तो fx क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें एरिया देता है, सही बात है, लेकिन इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होता है, तब एरिया देगा जब आपका fx क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, इस चीज को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आप इसको और अच्छे तरीके से
इंटीग्रेशन का मतलब समझ पाओ कि इंटीग्रेशन का मतलब हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसके आगे प्रोसीड करने से पहले हम एक सिंपल सा इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, 0 टू π/2 sin x dx। ठीक है, ये फर्स्ट है, और इसी के साथ एक दूसरा इंटीग्रेशन है 0 टू पाई, ठीक है, 0 टू, यहां पे पाई कर लो। ठीक है, इस इंटीग्रेशन में यहां पे पाई कर लो, 0 टू पाई, और यहां पे 0 टू 2 पाई sin x dx। ठीक है, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करो और दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कि आंसर क्या आ रहा है दोनों का। ठीक है, पहला वाला 0 टू पाई तक है sin x dx, और दूसरा वाला 0 टू 2 पाई sin x dx है। ठीक है, और दोनों में हम अभी इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि कैसे ये चीजें कवर हो रहा है। ठीक है, तो दोनों का इंटीग्रेशन अब कैलकुलेट करके बताओ। सिंपल इंटीग्रेशन है, कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे sin x का इंटीग्रेशन हमें पता है। तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos x, याद होगा। और इसमें जब आप लिमिट पुट करोगे तो ये कितना दे देगा, 0 टू पाई, है कि नहीं। sin x का इंटीग्रेशन कितना दे देगा, 0 टू पाई, और जब इसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 2। फर्स्ट का किसी को डाउट कि 2 कैसे आ रहा है, फर्स्ट में किसी को डाउट कि 2 कैसे आ रहा है। ठीक है, बेसिक सा इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। फर्स्ट का सबका 2 आ रहा है, फर्स्ट में देखो 2 आ रहा है सबका, सिंपल सा हमने इंटीग्रेशन किया है। और सेकंड वाले को जब करोगे तो फिर से इसका इंटीग्रेशन 2 नहीं आ रहा है, क्या हो गया, वैल्यू पुट करोगे तो 2 नहीं आएगा। cos पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस है तो माइनस को बाहर निकाल लिया। हाँ, जेरिफा फर्स्ट का आंसर 2 आ रहा है, विशाल नहीं आया 2। देखो सिंपली वैल्यू पुट करोगे तो cos पाई पुट करोगे तो cos पाई माइनस cos 0, है ना। और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये -1 हो गया। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो फर्स्ट का 2 सबका आ रहा है, सेकेंड वाले का सॉल्व करके बताओ कितना होगा। सेम इंटीग्रेशन है, बस हमने लिमिट 0 से 2 पाई कर दिया। ठीक है, तो लिमिट जब 0 से 2 पाई करेंगे तो सेम इंटीग्रेशन वही होगा, बस लिमिट अब 0 से 2 पाई पुट करना पड़ेगा, है ना। और 0 से 2 पाई पुट करके देखो कितना आता है इस लिमिट की वैल्यू। सेकेंड का आंसर बताओ कितना आएगा, सेकेंड का आंसर बताओ कितना होगा। हाँ ठीक है, सेकेंड का बताओ जल्दी से कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 0 टू 2 पाई sin x dx, sin x dx को इंटीग्रेट करेंगे माइनस cos x आएगा, और 0 से 2 पाई आप लिमिट पुट करोगे, है ना। तो लिमिट पुट करने के बाद कितना आंसर आएगा वो बताओ। cos 2 पाई कितना होता है, 1, और cos 0 कितना होता है, 1। तो दोनों वैल्यू पुट करोगे तो ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 0। वीडियो पॉज हो रहा है, और किसी का प्रॉब्लम आ रहा है, और किसी का ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा डिले करके देखो, शायद नेटवर्क का वहां प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो बार बार पॉज हो रहा है। ठीक है,
कुछ सेकंड डिले कर लो तो सही चलेगा। विशाल गलत है, -1 नहीं होगा। अरुणिता सही है, 0 होगा। विशाल चेक करो, 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो कि हमने यहाँ पे दो टाइप के सेम इंटीग्रेशन किए। ठीक है, दोनों में हमने सेम फंक्शन लिया, लेकिन हमने लिमिट को अलग अलग रखा। अब लिमिट अलग अलग रखने से एक में 2 आ रहा है और दूसरे में 0 आ रहा है ना। तो देखो इसका मतलब एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखोगे, ठीक है, तो मैं इसको सिंपली ग्राफ पे प्लॉट करके दे रहा हूं। ये कर्व हमारा कुछ ऐसा होता है ना। ये y = sin x का कर्व है, याद होगा आपको। ये 0 था, ये 2π था और ये पॉइंट पाई था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन एक्चुअली में कर क्या रहा है वो आपको यहां से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो जब हम 0 से फर्स्ट वाले पार्ट को इंटीग्रेट किया था, इस वाले पार्ट को, तो हमें यह पता है कि इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया देता है। लेकिन कब देता है, जब वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो और पॉजिटिव हो। तो ये वाला कर्व देखो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स के बीच में ये एरिया बन रहा है। तो इस टोटल एरिया की वैल्यू कितनी होगी, 2 यूनिट। यही ये चीज हमारे पास निकल के आ रहा था, है ना। तो ये एरिया एक्चुअली में 2 यूनिट है। लेकिन जब हमने 0 से 2π तक इंटीग्रेट किया, यानी हमने इस पूरे कर्व को यहां से यहां तक इंटीग्रेट किया, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जबकि एरिया कभी किसी चीज का 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो एरिया 0 नहीं हो सकता है, तो लेकिन हमें यहां पे वैल्यू 0 क्यों मिल रही है। तो उस चीज को देखो कि इंटीग्रेशन तो क्या करेगा, एरिया अंडर द कर्व वो कैलकुलेट कर रहा है ना। तो जैसे हमने 0 से 2π तक आप इंटीग्रेट करोगे, तो कर्व के बीच में, है ना, ये जो कर्व है हमारे पास, इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ जो सब एरिया होगा, उस एरिया को वो कैलकुलेट कर लेगा, है ना। तो उसने इस वाले एरिया को भी कैलकुलेट किया और इस एरिया को भी कैलकुलेट किया। लेकिन जो इंटीग्रेशन होता है, वो इंटीग्रेशन एक्चुअली में क्या होता है कि साइन के साथ होता है ना। तो आप जब इंटीग्रेशन हम करते हैं, तो हमें यह ध्यान नहीं रहता है कि हमारा कर्व पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन इंटीग्रेशन जो ये सिंबल है, इस इंटीग्रेशन को पता है ना। इस इंटीग्रेशन को ये चीजें पता होती है कि आप इंटीग्रेट जो कर रहे हो, ये हमेशा साइन के अकॉर्डिंग लेगा, है ना। भले ही आप कर्व को ध्यान नहीं दो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन ये जो सिंबल है sin x fx dx, ये क्या करता है कि कर्व को पॉजिटिव और नेगेटिव वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक ना, कि कौन सा पार्ट पॉजिटिव है, कौन सा पार्ट नेगेटिव है। तो जो पार्ट पॉजिटिव में होगा वो तो हमें पॉजिटिव में आंसर मिलेगा, है कि नहीं। और जो पार्ट नेगेटिव साइड में होगा उसका आंसर वो किस में निकालेगा, नेगेटिव में निकालेगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जब 0 से π तक इंटीग्रेट किया था, तो ये कर्व एक्चुअली में पॉजिटिव था, है ना। तो ये इस इंटीग्रेशन ने इसकी वैल्यू 2 बता दी कि ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 है। क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, इसलिए ये हमें क्या मिल रहा है, एरिया ही मिल रहा है ना। दूसरी चीज, जब हमने 0 से 2π में इंटीग्रेट किया, तो इसने 0 से π वाले पार्ट को तो उसने पॉजिटिव निकाला होगा आंसर, है ना। ये +2 आंसर उसका निकला होगा, ठीक है। इसको मैं, इस वाले पार्ट का एरिया क्या रहा होगा, सॉरी, है ना। इस वाले पार्ट का एरिया क्या रहा होगा, पॉजिटिव में 2 रहा होगा, है कि नहीं। तो यहां पे इंटीग्रेशन की वैल्यू +2 से मिली होगी, ठीक ना। लेकिन जब वो π से 2π तक इंटीग्रेट कर रहा होगा इंटीग्रेशन, तो उसे ये चीज पता चल गया होगा कि ये कर्व क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे है। तो जब एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये इसकी वैल्यू क्या बताएगा, -2 बताएगा, है कि नहीं। तो जो कर्व नीचे होगा उसकी वैल्यू वो क्या बता देगा, नेगेटिव बता देगा। क्योंकि सिमिलर टाइप का कर्व है, इसलिए जितना ये सब क्या है, सिमेट्रिक कर्व है। आपको पता होगा sin x का हमने पहले किया था। तो जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट एक्चुअली में नीचे भी है। तो आप π से 2π तक अगर हम इस इंटीग्रेशन को करते हैं, ठीक है, आप ये इंटीग्रेशन करके देख लेना, sin x dx π to 2π, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना होगा, -2 देगा, है ना।
तो यहां पे हमने डायरेक्टली 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट किया, ये वाला पार्ट हमने इंटीग्रेट किया, तो ये प्लस साइन और ये माइनस साइन दोनों को इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है कि नहीं। तो फाइनल जब एडिशन हुआ तो ये चीज मिलके क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो अब ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में ये 0 हो रहा है। क्यों हो रहा है 0? क्योंकि जितना पार्ट कर्व का ऊपर था उतना ही पार्ट नीचे भी था, है ना। तो फाइनल आंसर इंटीग्रेशन एक्चुअली में करता क्या है, सम करता है ना। तो ये सम किसके तरीके से करता है, साइन के साथ करता है कि नहीं। तो जो पॉजिटिव होगा उसका आंसर वो पॉजिटिव में करेगा, और जो कर्व एक्स एक्सिस के नीचे होगा उसका आंसर वो नेगेटिव में कर देगा, है ना। और दोनों को फाइनल ही एक्चुअली में इसको यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है, तो फाइनल आंसर वो क्या बता देगा, 0 बता देगा, है कि नहीं। तो ये +2 और ये -2 दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो इंटीग्रेशन और एरिया में आपको अब डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। तो इंटीग्रेशन को आप एरिया के इक्वल कब बोलोगे, जब आपका कर्व क्या हो, कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर हो, है ना। तो इस पॉइंट को फिर से लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन a to b, है ना, ये वाला पार्ट हमने अभी किया था, रिप्रेजेंट्स, है ना, और इसको इस तरीके से लिख लो, दिस वैल्यू पॉजिटिव नहीं बोल सकते, है ना, लिख लो रिप्रेजेंट्स, दिस रिप्रेजेंट्स एरिया इफ fx इज ग्रेटर देन 0, है कि नहीं। और इंटीग्रेशन का काम क्या होता है ना। तो इंटीग्रेशन a to b fx dx इज एडिशन विथ साइन, है ना। ये क्या होता है, एडिशन विथ साइन होता है। अगर प्लस है माइनस है, अगर प्लस प्लस है तो दोनों को करके प्लस कर देगा, माइनस माइनस है तो दोनों को मिलके वो माइनस कर देगा, जैसे नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एडिशन करता है, लेकिन साइन के साथ करता है। आप प्लस माइनस करोगे तो उस हिसाब से वो एडजस्ट करके आंसर देगा, ठीक है। इज एडिशन विथ साइन, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, इंटीग्रेशन a to b fx dx will give positive value where fx is greater than 0 और above x एक्सिस, है ना। पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, above x एक्सिस, और will be negative value where fx is less than 0 और below x एक्सिस। क्लियर हो गया, यहां तक किसी को डाउट इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या है अब आपको समझ में आ रहा है। जब हम एरिया बोल रहे हैं इंटीग्रेशन का, इसका मतलब आपको पहले यह पता करना होगा कि क्या सही में हमारा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है या नहीं है, ठीक ना। अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं होगा तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ आएगी, है ना। तो अब फिर से हम उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि मान लो हमसे किसी ने ये बोला होता कि ये आपके पास कर्व है साइन एक्स का, ठीक है, 0 to 2 पाई, ठीक है, और ये वाला पॉइंट पाई है, ये फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब यहां पे मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन एक्स dx, ठीक है। और दूसरा चीज, फाइंड एरिया ऑफ कर्व और फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। और ये शेडेड रीजन हमारा ये वाला पार्ट है। तो इस कर्व में हमने इस एरिया को यहां पे ये वाला पार्ट हमने दे दिया है।
अब बताओ कि इन दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है, दोनों का आंसर सेम होगा या अलग होगा या क्या होगा? ठीक है, सोच के बताओ आराम से। जो अभी तक हमने पढ़ा है बस उसी के बेसिस पे ये चीज है, और अगर ये चीज आप कर पाते हो तो आपको इंटीग्रेशन का मतलब क्लियर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है और एरिया कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, बताओ दोनों में क्या डिफरेंस होगा। फर्स्ट वाले का आंसर बताओ कितना होगा, जस्ट अभी हमने किया है ना। तो फाइंड इंटीग्रेशन, ये क्या है, इंटीग्रेशन है। फाइंड इंटीग्रेशन, ठीक है। दोनों का आंसर बताओ क्या होगा, फर्स्ट वाले का क्या होगा और सेकंड वाले का क्या होगा। फर्स्ट वाले का बताओ पहले कितना होगा, फाइंड इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन एक्स, 0 to 2 पाई साइन एक्स। फाइंड इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन एक्स डीएक्स, ये जस्ट अभी तो किया है हमने, करने की जरूरत है किसी का? किसी का? कर पा रहे हो? जल्दी आंसर बताओ, फर्स्ट का कितना होगा आंसर? विशाल, जेरिफा, रुनीता, जयश्री, जल्दी बताओ फर्स्ट का आंसर कितना होगा? 0 to 2 पाई साइन एक्स डीएक्स, जस्ट अभी हमने किया है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 है कि नहीं? किसी को डाउट है इसमें कि ये वैल्यू 0 होगा? किसी को डाउट यहां तक कि ये वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी? किसी को समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे इंटीग्रेशन 0 हो रहा है? सिंपली जस्ट अभी हमने किया है, इंटीग्रेट करोगे आंसर कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी को डाउट? नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन है कि नहीं? ये हमने भी शेड किया हुआ था। तो ये हमने जब शेड किया हुआ है तो इस शेडेड रीजन में क्या हो रहा है कि हमें अब एक्चुअली में इसने इंटीग्रेट करने के लिए नहीं बोला है, हमसे इसने क्या पूछा है? एरिया पूछा है कि नहीं? तो एरिया निकालने के लिए भी हमें करना क्या है? इंटीग्रेशन ही करना है ना। एरिया निकालने के लिए भी क्या होगा? इंटीग्रेशन ही करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का 0 होगा, सेकंड का 0 नहीं होगा। देखो तो सेकंड में हमें करना क्या है, यहां पे हमसे उसने एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, उसने हमसे यहां पे इंटीग्रेशन के लिए नहीं बोला है। तो जब हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें यह चीज पता है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू भी एरिया ही होता है, लेकिन तब जब वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो। तो देखो एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा वाला पार्ट है? ये वाला पार्ट। तो जस्ट अभी हमने किया था 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई तक का एरिया कितना आ रहा था हमारे पास? 2 यूनिट अभी हमने किया था, है ना। और जब आप पाई से 2 पाई तक करोगे तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू वो कितना दे देगा? -2, है कि नहीं? और यही चीज जो हमने फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेशन में वो क्या करेगा? इस +2 और इस -2 दोनों को ऐड करके वो 0 आंसर दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो हमें यह चीज पता है कि एरिया किसी भी फाइनाइट फिगर का 0 नहीं होगा, है ना। तो यहां पे हमें एरिया दिख रहा है, तो ये एरिया 0 कैसे हो सकता है ना।
हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहे हैं वो 0 आ रहा है, लेकिन जब हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा तो पॉजिटिव वाले पार्ट को तो हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन नेगेटिव वाले पार्ट को भी हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव बना के लिखना होगा, क्योंकि इस वाला पार्ट हमें दिख रहा है कि ये चीज एरिया 0 नहीं है ना। कर्व हमें यहां पे साफ दिखाई दे रहा है, यानी तो अगर हमें फाइनल आंसर करना है तो हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस माइनस 2 का मॉड ले लेंगे, क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव बनाना है। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 यूनिट, है ना। तो सेकेंड वाले का आंसर कितना होगा, 4। क्लियर हो रहा है कैसे आया, क्या किया हमने एरिया कैलकुलेट करना था, इसलिए हमें यह चीज ध्यान रखना पड़ा कि कौन सा पार्ट पॉजिटिव है और कौन सा पार्ट नेगेटिव है। जो पार्ट पॉजिटिव था हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो पार्ट नेगेटिव था हमें उस पार्ट को भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव नहीं बनाओगे तो वो एरिया नहीं आ पाएगा। क्लियर। तो यहां पे ये चीज है, अगर मान लो कि हमें ये समझ में ये चीज हमें करना है कि हमें इंटीग्रेशन ही डायरेक्टली यूज करना है, ठीक है, हमें इस तरीके से फिगर बनाकर सॉल्व नहीं करना है। तो हमें जब एरिया लिखना होगा तो हम एरिया कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, और ये जो साइन वाला पार्ट था इस साइन वाले पार्ट में हमें मॉड लगाना पड़ेगा, है ना। और मॉड लगाने का मतलब क्या होता है कि हम फंक्शन को क्या करेंगे, पॉजिटिव बना रहे हैं, है कि नहीं। हम सिर्फ जब हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो एरिया हम सिर्फ उसी फंक्शन का कैलकुलेट करते हैं, या एरिया निकालने के लिए हमें हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो हमने पॉजिटिव साइन यूज किया। क्लियर है। और अगर आप इसको ब्रेक करके लिखना चाहो तो ये इंटीग्रेशन हमने पहले किया है, तो हमें कहां पे ब्रेक करना पड़ेगा, हमें ग्राफ में भी दिखाई दे रहा है कि 0 से पाई तक पॉजिटिव है, तो हमें इसे 0 से पाई तक साइन एक्स करना होगा। लेकिन जब हम सेकेंड वाला पार्ट पाई से 2 पाई तक करेंगे तो हमें यह पता है कि पाई से 2 पाई तक का जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स लिखेंगे, है ना, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्लियर हो रहा है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, क्या उसने हमसे सिर्फ इंटीग्रेशन पूछा है या उसने एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इन जनरल टर्म में जब हम एरिया लिखेंगे किसी भी कर्व का, है ना, तो एरिया को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, और यहां पे एफ एक्स पे हम मॉड लगा देंगे, है ना। तो जब आपका एफ एक्स मॉड यूज कर लोगे तो ये वाला पार्ट आपको हमेशा क्या देगा, एरिया की वैल्यू ही देगी। और मॉड लगा हुआ है तो आपको उस हिसाब से फिर से क्या करना होगा, उसको एडजस्ट करना होगा। क्लियर है। तो ये एरिया का मतलब ये होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होगा, सिंपल इंटीग्रेशन होगा, है कि नहीं। तो ये इंटीग्रेशन है और ये एरिया है, ठीक है। इंटीग्रेशन और एरिया दोनों आपस में इक्वल कब होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन और एरिया आपस में इक्वल कब होगा। तो देखो ये दोनों एरिया और इंटीग्रेशन की वैल्यू इक्वल कब होगी, तो एरिया एंड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन कब होगा, जब हम क्या लिख पाएंगे, जब आपका क्या हो, एफ एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो, है कि नहीं। जब एफ एक्स पॉजिटिव होगा तो यहां पे मॉड लगाने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, होगा, लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है। तो सिर्फ पॉजिटिव पार्ट के लिए ही आपका क्या होता है, एरिया और इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। बाकी किसी पार्ट में अगर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमें और देखना है कि हमें क्या निकालने के लिए दिया हुआ है, क्या हमें एरिया कैलकुलेट करना है या सिर्फ इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। जब आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा तो हमें यहां पे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो जो जितना पार्ट नेगेटिव आ रहा है उस वाले पार्ट को आप अलग से कैलकुलेट करो और उसको फिर पॉजिटिव साइन के साथ करके ऐड कर दो। क्लियर है। तो ये बेसिक मतलब होता है आपका
इंटीग्रेशन का और एरिया का। ठीक है, तो हमें इस वाले पार्ट में यही चीजें पढ़ना है कि किसी भी कर्व का हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको आप जस्ट फिगर के थ्रू समझने का ट्राई करो। ठीक है, मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं और आपसे अगर पूछा जाए कि एरिया क्या होगा, ठीक है, मैं अलग अलग पार्ट का वैल्यू लिख दे रहा हूं। मान लो हमारे पास कर्व ये है ना, तो इस वाले पार्ट में अगर हमें ये चीजें कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और एरिया दोनों क्या होगा, सेम या डिफरेंट। फर्स्ट वाले पार्ट में ये दोनों सेम चीज होगा या डिफरेंट होगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट करो क्या होगा बताओ, दोनों सेम होगा या डिफरेंट होगा। इस वाले में ये आपका आई है और हमें दूसरा एरिया कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वाले में बताओ, यहां पे भी हमारे पास आई की वैल्यू है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। फर्स्ट का बताओ जल्दी से क्या होगा, ये हमारा आई है और ये हमारा सेकेंड वाला हमारा एरिया है। तो अब बताओ दोनों में, दोनों सेम किस में होगा और डिफरेंट किस में होगा और क्या होगा। फर्स्ट और सेकेंड, किसी का आया, फर्स्ट और सेकेंड दोनों में कौन सा डिफरेंट होगा, सही है। फर्स्ट में क्या होगा, दोनों सेम होगा, क्यों, क्योंकि हमें कर्व यहां पे दिख रहा है कि जितने पार्ट का हमें एरिया निकालना है वो दोनों क्या है, वो चीज क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये इंटीग्रेशन भी सेम होगा और एरिया की वैल्यू जो होगी वो दोनों क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो यहां पे एरिया इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई बता सकते हैं, है ना। तो यहां पे इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो ए से बी तक या एरिया निकालो, दोनों चीजें यहां पे सेम होगा। तो अगर कोई इस वाले केस में इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोलता है या एरिया कैलकुलेट करने का बोलता है, दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सेकेंड वाले केस में क्या होगा, कुछ पार्ट इसका क्या है, नेगेटिव है, तो जब आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करोगे तो इस वाले पार्ट को तो वो नेगेटिव लेगा और इस वाले पार्ट की वैल्यू वो क्या देगा, पॉजिटिव देगा, है कि नहीं। और पॉजिटिव नेगेटिव ऐड होगा तो फाइनल आंसर दोनों क्या हो जाएगा, हाँ सही है जेरिफा। जब सेकेंड वाले पार्ट में क्या होगा कि ये वाला पार्ट नेगेटिव है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ठीक ना, तो इस पॉजिटिव वाले पार्ट में नेगेटिव वाला पार्ट ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो इस केस में एरिया और इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल नहीं होगी, है कि नहीं। और अगर एरिया और इंटीग्रेशन इक्वल नहीं है तो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, है ना। तो इंटीग्रेशन में तो ये दोनों प्लस माइनस हो रहा है, एरिया में दोनों क्या होगा, सिर्फ ऐड होगा। तो एरिया की वैल्यू हमेशा क्या होगी, यहां पे इस केस में क्या होगा, ग्रेटर देन इंटीग्रेशन होगा। क्लियर है ना। और यही चीज, इसी चीज को हम एक पॉइंट बना के लिख लेते हैं कि अगर कोई हमसे ये पूछता है कि एरिया और इंटीग्रेशन क्या होगा, कौन हमेशा बड़ा होगा, एरिया हमेशा बड़ा होगा, है ना। और कभी कभी क्या हो सकता है, दोनों इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब होगा, जब एफ एक्स हमारा पॉजिटिव हो, और एफ एक्स अगर पॉजिटिव नहीं है, अगर पॉजिटिव होगा तो ये केस होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव नहीं है तो एरिया हमेशा क्या होगा,
इंटीग्रेशन से ज्यादा होगा, तो दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो ये चीजें हम लिख सकते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन एरिया की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंटीग्रेशन से ज्यादा ही होगी, है ना। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का केस होता है। और इसी चीज को अगर आप सिंबल के फॉर्म में लिखो तो एरिया को हमने रिप्रेजेंट करना सीखा था, है ना, मॉड fx dx होता है ना। और ये वैल्यू हमेशा किससे इक्वल होगी, इंटीग्रेशन a टू b fx dx, है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन को, और ये वाला पार्ट एरिया को। ये जस्ट हमने अभी ऊपर लिखा था, क्लियर है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है और एरिया निकालने का मतलब क्या होता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हमें बेसिकली यही पढ़ना है कि कैसे हमें एरिया कैलकुलेट करना है ना। इंटीग्रेशन हम करना सीख चुके हैं, बस हमें अब एरिया कैलकुलेट करना आना चाहिए। लेकिन जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये चीजें ध्यान रखना होगा कि हमारा कौन सा फंक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है या नहीं है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं होगा, है ना, एक्स एक्सिस के नीचे होगा और हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा, तो हमें वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हम कहीं गलती से डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दें तो प्लस माइनस दोनों अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं हो, है ना। जब एरिया निकालना होगा तो हमें दोनों प्लस प्लस को ही ऐड करना है। अगर कुछ नेगेटिव भी बन रहा है तो उसको भी हमें पॉजिटिव बना के ही रिप्रेजेंट करना है, क्लियर है। तो अभी के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन करने के लिए कुछ भी नहीं है। एरिया भी जब हम और आगे कंप्लीट करेंगे, है ना, तो एग्जांपल के थ्रू और समझेंगे कि कैसे हमें एरिया कैलकुलेट करना होता है। बहुत सारे कर्व का हम एरिया कैलकुलेट करके देखेंगे इंटीग्रेशन मेथड से कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो अभी के लिए बस ये समझने के लिए था कि बेसिक इंट्रोडक्शन था कि एरिया और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, जो हम अभी तक करते हुए आए हैं, ठीक है। अभी के लिए जो आपका असाइनमेंट दिया हुआ था, ठीक है, असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 11 में मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास में आप कर चुके हो, ठीक है। 11 to 25, क्वेश्चन नंबर 11 to 25, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन ये ट्राई करो, ठीक है। और मिसलेनियस के क्वेश्चन ट्राई करना शुरू कर दो, ठीक है। एक्सरसाइज 7 का ही जो प्रीवियस वाला चैप्टर था डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला, उसके जो मिसलेनियस में क्वेश्चन है उसमें इंडेफिनिट के भी क्वेश्चन है, इंडेफिनिट के भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिसलेनियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो आप टाइम निकाल के। लेकिन ये क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे 11 to 25, ठीक है। एक बार शीट कंप्लीट हो जाएगा तो मिसलेनियस भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपके लिए होमवर्क है कि आप टाइम निकाल के 5 क्वेश्चन डेली कंप्लीट करके उसको कंप्लीट करो किसी भी तरीके से, ठीक है। तो उसको हम फिर बाद में डिस्कशन कर लेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट था, ये असाइनमेंट आप कंप्लीट करो, ठीक है। इसके पहले हम लोग सब कुछ देख चुके हैं कि कैसे इंटीग्रेशन में क्या क्या चीजें होता है और क्या होता है, ठीक है। इसी चीज को हम और अच्छे तरीके से एलोबरेट करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एरिया और इंटीग्रेशन में कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं फिर से एरिया अंडर द कर्व और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग ये असाइनमेंट कंप्लीट करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय।